हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने जो 2 दिन में प्रश्नों को समझा है या 2 दिन में जो हम लोगों ने संविधान को समझा है 2 क्लासेस में, आज एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आंसर उसकी सीरीज लेकर के आया हूँ। 50 क्वेश्चन है। हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से ये समझेंगे कि क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है या नहीं है, क्या हम लोगों ने जो पढ़ा है वो किसी पेपर में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आइए, छोटा सा एक क्वेश्चन आंसर सीरीज है, 50 क्वेश्चंस है, इनको हम लोग सॉल्व करके अपना समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ध्यान रखिए, यहां पर आपसे अध्यक्ष पूछा है, अस्थायी और अस्थायी नहीं पूछा है। अगर अस्थायी पूछता तो आप किसको बताते, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बताते। यहां पर आपका एक ही ऑप्शन है, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, ना तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ना ही लाल बहादुर शास्त्री, और ना ही कौन थे आपके जिन्ना साहब थे। ठीक है, कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति, ध्यान समझिएगा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। एकात्मक का मतलब कि जो हमारी सरकार है वो सिंगल है, एक है, इसका लाभ क्या मिलता है, शासन की जो एकात्मक पद्धति है इसका लाभ क्या है, बताएं। एकदम से जैसे हम लोगों ने जो भी कल पढ़ा था, है ना, उसकी बातें ध्यान रख करके इसको बताइए। देखिए, अगर एकात्मक है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका दृढ़ राज्य होना चाहिए। एकात्मक है इसका मतलब क्या है, आपका दृढ़ राज्य, यानी राज्य संप्रभु है और ये अपने फैसले खुद ले सकता है, दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृढ़ राज्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या रहा है कि राजनीतिक समता पाई जाती है, राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में। मतलब अगर विशेषाधिकार का अभाव है तो राजनीतिक क्या कहते हैं आपकी समता है, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अगर है तो राजनीतिक समता है। मतलब हम लोग अगर किसी को वोट कर पा रहे हैं तो हमारी राजनीतिक समता है, अदरवाइज हमारी राजनीतिक समता को ठेस पहुंचती है, हमारी राजनीतिक समता जो है पूरी तरह से वैलिड नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ठीक हो जाएगा। धन का वितरण कभी बात नहीं करेगा, धन, ध्यान रखिए, है ना। तर्क संगत बौद्धिकता, भाई बौद्धिकता तर्क संगत बात ठीक है, बट बौद्धिकता एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, बताएं। इनमें से कौन से देश का अलिखित संविधान है। अलिखित मतलब जिसको लिखा ना गया हो, जो रिटन ना हो। भाई भारत का आपने देखा लंबा चौड़ा लिखित संविधान है, यूएसए से कई चीजें ली गई हैं, पाकिस्तान भाई साहब अलग ही इनका चलता है ना। कौन से हमारे, यूके, है ना, यानी यूनाइटेड किंगडम, इनका अलिखित संविधान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में प्रश्न पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किसका अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब जो लिखा ना गया हो, बिना लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे यूके का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। आ जाइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। देखो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, या जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, या जो लोगों की धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखता हो। मैंने कल क्या बताया था आपको कि वही हमारा क्या कहते हैं, राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है कि जो किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए बात ना कहे कि नहीं मैं इस धर्म को बढ़ाऊंगा, मैं इस धर्म को बढ़ाऊंगा। आप जिस धर्म को मानते हो, है ना, उसी धर्म को आप मानिए, सरकार आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी, वही आपका जो हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष। अब आप देखो, इसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होगे। धर्म विरोधी, भाई बिल्कुल नहीं, धर्म विरोधी तो है ही नहीं, है ना। जो नास्तिक, भाई नास्तिक क्यों हो जाएगा, या तो जिसका अपना कोई धर्म ना हो, या जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। भाई ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हम उसे कह सकते हैं कि जिसका अपना कोई धर्म ना हो, भावनाओं को ध्यान में रखता हो। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं सही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, भावनाओं को राज्य अगर देख करके चलेगा तो बहुत सारे धर्म की भावनाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट जो है वो माना जाएगा, है ना। जो क्या करता हो भैया, लोगों के जो क्या कहते हैं भावना है उनको नहीं, हाँ जिसका अपना कोई धर्म ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्या वेवेल प्लान, क्रिस मिशन, अगस्त ऑफर, या कैबिनेट मिशन।
आप बताइए, हम लोगों ने अभी उस दिन डिस्कस किया था कि क्या कहते हैं, पहले हमारा कौन आया था, पहले हमारा क्रिप्स मिशन आया था, है ना, उसके बाद कौन से आए थे बेटा, हमारे कैबिनेट मिशन आए थे, है ना, और कौन से आए थे, हमारे कैबिनेट मिशन आए थे, और उसके बाद ही हमारी संविधान सभा बनकर के रेडी हो गई थी। यानी कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान को जो है भारतीय संविधान सभा को बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा मिशन था हमारा, कैबिनेट मिशन था। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, वही चीज फिर से बोल दिया भाई, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष तो हमारे कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी। मतलब जिस समय हमारा भारत क्या कहते हैं अपना संविधान लागू कर रहा था, उस समय जो स्थिति थी, है ना, जो स्थिति थी वो क्या थी, क्या भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य था, मतलब यहाँ पे राजा महाराजा का सिस्टम चलता था, या संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, क्या संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, या एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य था, और क्या एक संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य था। देखो जाहिर सी बात है, ये 26 जनवरी की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1950। आपको याद होगा कि नवंबर, है ना, नवंबर जो है हम लोग ने 26 नवंबर को अपना संविधान जो है वो कुछ अंगीकार कर लिया था। इसका मतलब अगर हमने उस समय अंगीकार कर लिया था लेकिन हमने उसको लागू नहीं किया था, अगर लागू नहीं किया था तो जाहिर सी बात है जहां हम लोगों ने लागू नहीं किया था वहां पर आप ये कह सकते हो कि सर धर्मनिरपेक्ष वर्ड जहां आए काट दो, क्योंकि जब हमने इसको लागू ही नहीं किया, संविधान की प्रस्तावना में तो लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष, अगर हमने लागू नहीं किया इसका मतलब धर्मनिरपेक्ष वर्ड नहीं होगा, तो धर्मनिरपेक्ष वर्ड काटा, आपके दो ऑप्शन गलत हो गए। समाजवादी भी तब तक हम लोग नहीं थे, हाँ प्रजातांत्रिक गणराज्य थे, क्या प्रजातांत्रिक गणराज्य थे, बिल्कुल प्रजातांत्रिक गणराज्य थे। ठीक है, तो एक प्रजातांत्रिक गणराज्य, जी नहीं, एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, यानी बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा हम लोगों की स्थिति उस समय क्या हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है 9th वाला भैया, ये हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। कहने का मतलब है कि भैया देखो, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता है ना, बल्कि इनके सिवा और भी चीज आती है। क्यों आती है? क्या भारतीय संविधान में न्याय की बात की गई है? क्या भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है? क्या भारतीय संविधान में समानता की बात की गई है? या भारतीय संविधान में भाईचारे की बात की गई है? इनमें से कहने का मतलब है कि क्या और सही हो सकता है कि भारतीय संविधान में किस चीज की और बात कही गई है। एक बार ध्यान से पढ़िए, क्या न्याय, और देखिए ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3 4, बताएं इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? हाँ बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ध्यान रखिएगा यहां पर आप तीसरा और चौथा आपका ठीक लग रहा है कि भैया समानता और भाईचारा, है ना, दो चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए, दो चीजें 3 और 4, यानी इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी न्याय और स्वतंत्रता मतलब आपको मिलती है चीजें, बट मेनली किस पर ध्यान दिया गया है? हमारे भाईचारे पे ध्यान दिया गया है, और किस पर ध्यान दिया गया है? हमारे क्या कहते हैं, समानता पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता मिलती है, भाषा व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक, मतलब सिर्फ सरकार लोकतांत्रिक रहे इसकी कल्पना नहीं करता है, बल्कि, है ना, नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। उस लोकतांत्रिक समाज में लोग समानता और भाईचारे से रहें, है ना, आप उसको बीच में सेट करके देखो, एक ऐसा समाज जहां पे लोग भाईचारे के साथ रहें, लोग समानता का अनुभव करें, है ना, ऐसे समाज की हमारी क्या कहते हैं संविधान गणना करता है। तो यहाँ पे समानता और भाईचारा क्या होना चाहिए? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से करेक्ट होना चाहिए। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा वह शब्द, याद करें कल की क्लास हम लोगों ने बात करी थी, कौन सा वह शब्द है ना, जिसका समावेश संविधान के 42वें संविधान संशोधन,
मैंने क्या बोला था, 42वें संविधान संशोधन से जरूर क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल हर पेपर में से क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या वर्ड जोड़ा गया, क्या समाजवादी, क्या पंथनिरपेक्ष, गर्मा तथा निष्ठा, या ए बी व दोनों, बताएं। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या जोड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि भैया समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों, यानी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वर्ड जो है वो 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये किसकी अनुशंसा पर किया गया था या क्या हुआ था, तभी 42वां संविधान संशोधन जो है वो हमारे और आपके इतिहास, संवैधानिक इतिहास में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं, क्या प्रस्तावना में देख सकते हैं कि भाग 3, भाग 4 या भाग 1। याद करिए जब हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा था या हम लोगों ने जब क्या कहते हैं संविधान पढ़ा था, तुमने बात करी थी कि कुछ लोगों ने बोला है प्रस्तावना को कि इसकी हृदय व आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो इसकी हृदय व आत्मा है, ठीक है। यानी इसका मतलब जो भी हम लोग संविधान के विषय में बात कर रहे हैं, जो भी हम लोग एक आदर्श के विषय में बात कर रहे हैं, वो किसमें शामिल होगी, हमारे प्रस्तावना में शामिल होगी। बाकी तो हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा ही नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग क्या ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, संविधान के हमें क्या बोला गया है, क्या सर्वसत्ताधारी, आप एक बार चेक कर लो। देखिए ऑप्शन देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको हो सकता है सही ऑप्शन ना मिले, ठीक है, कभी कभी आपको सही ऑप्शन ना मिले तो आपको थोड़ा सा इसको एलिमिनेट करके जो है वो चलना पड़ेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं। हमें देखिए एक तो चीज कहा गया धर्मनिरपेक्ष, वेरी गुड, है ना। एक सेकंड, हमें बोला गया एक तो धर्मनिरपेक्ष, हाँ जी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है, वेरी गुड, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य बोला गया, ऑफ कोर्स लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं बोला गया है तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक बोला गया है, गणराज्य नहीं बोला गया है, फिर भी चलो मानना जा सकता है ना। समाजवादी बिल्कुल सही है, समाजवादी गणराज्य जी नहीं, समाजवादी गणराज्य नहीं, लोकतांत्रिक गणराज्य होता है। यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं, इसका मतलब आपका डी है। सर्वसत्ताधारी, हालांकि ये वर्ड नहीं होना चाहिए बट ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमें परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। अब वही चीज है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली इसमें अंतर है कि किस रूप में इसे घोषित किया गया है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, या एक गणराज्य है। बताएं जो हमारा 13 वाला ऑप्शन है इसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी कभी प्रस्तावना की बात आए तो हमें प्रस्तावना थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा। भाई प्रस्तावना में क्या बोला गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी गणराज्य बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो है वो लोकतांत्र, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भी ठीक लग रहा है। एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जी बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल सही है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी बात आए तो आप प्लीज एक बार ध्यान रखिएगा कि हमारा जो प्रस्तावना है वो क्या कहता है। आगे नेक्स्ट, संविधान बनते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा जब हमारा संविधान जो है वो बनकर के तैयार हुआ था तो उसमें जो समाजवादी वर्ड है ये नहीं इंक्लूड था, इसको हम लोगों ने बाद में इंक्लूड किया है। हम लोगों ने संविधान के बारे में देखा था, एक दिन हम लोग मिल करके जो है वो संविधान संशोधन की बातें करेंगे। तो जिस दिन संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना बेटा, उस दिन हम लोग फुल डिटेल में पढ़ लेंगे। संविधान संशोधन के बाद पूरी तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे कि भैया
कौन कौन सी चीजें कब कब जो है शामिल की गई थी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? याद कीजिए, हम लोगों ने बात किया था कि इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है, बस इनकी कुछ क्वालिटीज को देख करके हम कहते हैं कि ये हमारे संविधान का क्या है, ये संघीय ढांचा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए, कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है? आप ऑप्शन देखिए, कह रहा है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग नहीं किया गया है, कि समाजवादी का प्रयोग नहीं किया गया है, कि धर्मनिरपेक्ष या संघीय। बताइए किस चीज का इसमें प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से एक बार कर दीजिए, बाकी तो मैं बताता ही हूं। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, तो यहां भी क्या होना चाहिए, संघीय। संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं नहीं हुआ है, पूरे संविधान में कहीं भी संघीय वर्ड का जो है यूज नहीं किया गया है। हाँ, बस इसकी कुछ क्वालिटीज की वजह से हम लोग कह देते हैं कि हमारे संविधान का क्या है, संघीय ढांचा है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं संविधान में समरस मतलब संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया गया है? क्या यह एक राज्य संघ है, अर्ध संघीय है, कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है, अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय है? याद करिए, जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा था कि जो हमारा भारतीय संविधान है ना, इसको किस रूप में हम लोगों ने वर्णित किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है वो एक संघ राज्य के रूप में इसको हम लोगों ने घोषित किया था कि हमारा संविधान, भारतीय संविधान एक संघ राज्य है। संघ राज्य फैसले इसमें कौन लेता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर रहती है, लेकिन जो अहम फैसले होते हैं उस पर अधिकार किसका होता है? हमारी केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा एक संघ राज्य है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया है? उद्देशिका प्रस्तावना में कितनी बार जो है वो संशोधन किया गया है? अब तक हमारे भारत के क्या कहते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना में एक बार ही खाली संशोधन किया गया है। याद करो, केशवानंद भारती वाला केस हम लोगों ने पढ़ा था, तो केशवानंद भारती वाले केस में जो है एक बार क्या कहते हैं, एडिट किया गया है इसको, है ना। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर बोला संविधान का भाग है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो हमारे संविधान के एक आधारभूत संरचना से जुड़ा हो। फिर अदालत से पूछा गया ये आधारभूत संरचना क्या है? अदालत ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा कि आधारभूत संरचना क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे इसमें। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? क्या राज्यों का संघ है? ये अनुच्छेद 1, 2 मतलब फिलहाल आ गए हैं, ये हम लोग करेंगे तब इसको करेंगे, अभी रहने दो। अभी ये करते हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में किस बात का उल्लेख नहीं है? बताइए, क्या न्याय का उल्लेख नहीं है? भैया 3 प्रकार के न्याय थे, भ्रातृत्व भाईचारे का बिल्कुल उल्लेख था, प्रतिष्ठा और सम्मान का, कि वयस्क मताधिकार, कहां पर? प्रस्तावना में। तो ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार का हमारे प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं था। ये आगे चल करके इसको उल्लेख मिलेगा, बट हमारे प्रस्तावना में इनका कोई भी उल्लेख नहीं हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। मतलब जो हमारे संविधान बनाने वाले व्यक्ति थे, उनके जो आदर्श है, जो उनके मनोभाव हैं, वो कहाँ प्रतिबिंब होते थे? प्रतिबिंब का मतलब वो दिखाई देते थे। अच्छा, वो कहाँ दिखाई देते थे? ध्यान रखिएगा, तो उद्देशिका में दिखाई देते थे। कहां दिखाई देते थे बेटा? हमारे उद्देशिका में दिखाई देते थे, मतलब प्रस्तावना में दिखाई देते। तो जाहिर सी बात है, संविधान की प्रस्तावना ऐसी बनाई गई है कि जो संविधान निर्माता थे, उनके जो भावना है वो कहां दिखाई दे? हमारे प्रस्तावना में या उद्देशिका में दिखाई दे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ क्षेत्र में, है ना, भारतीय संघ क्षेत्र में दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? संघ राज्य क्षेत्र जो है, इसमें दैनिक प्रशासन जो है वो किसके द्वारा होता है? संघ राज्य मतलब जैसे हमारा दिल्ली हो गया, जैसे हमारा पुदुचेरी हो गया, है ना, ये हमारा संघ राज्य क्षेत्र है। इसे हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया, जैसे हमारा दिल्ली NCR है ना।
इसमें पूछ रहा है कि जो ये सारे लोग हैं इनमें जो है दैनिक संचालन किसके द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं उसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन जो है वो संभाला जाता है। दिल्ली एक एक्सेप्शन है, दिल्ली में हमारे सीएम भी है, ठीक है, और क्या कहते हैं वहां पे उप राज्यपाल, जैसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, वो होते हैं उपराज्यपाल। वैसे तो संघ राज्य क्षेत्र में सिर्फ उपराज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है, बट हमारे दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री भी है। ध्यान रखिएगा, जो दैनिक प्रशासन का संचालन है वो कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, जो हमारा दैनिक संचालन है। ठीक है, आगे आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, राज्य है, राज्यों का संघ है, ये सब लोग जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के मुझे लग रहा है अगले क्लासेस में हम लोग अनुच्छेद ही पढ़ेंगे। पहले संविधान का स्रोत पढ़ेंगे, फिर हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, पूरा 1 से लेकर के 50 एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, फिर 50 सेकेंड मतलब मान के चलिए 2-3 दिन में पूरा निपटा दूंगा। JIC DSSB के लिए वैलिड रहेगा, ये आप पढ़िएगा अच्छे से। UPPCS वगैरह ये UPSC के लिए बाद में हम लोग पढ़ लेंगे जब हम लोगों को जरूरत लगेगी। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्या मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है? जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार है? कि सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का? देखो जाहिर सी बात है, मत देना राजनीति में आता है? जीवन क्या राजनीति में आता है? या चुनाव लड़ना? देखो समझिए, आप राजनीति वर्ड से आप रिलेट करके देखो कि क्या क्या चीजें हमारी राजनीति में आती हैं। ठीक है, तो राजनीति में ये समझिए, मत देने का अधिकार आता है, बिल्कुल सही, मत देने का अधिकार आता है। चुनाव लड़ने का, ये सब राजनीति में आता है। ठीक है, और जो सरकार के अधिशासी निकाय हैं ये भी राजनीति में आता है। आता क्या नहीं है? जीवन का अधिकार। भैया ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ये तुम्हारा राजनीतिक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है, ना कि पॉलिटिकल राइट। ठीक, आई बात समझ में भैया? जीने का अधिकार जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। आगे, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। क्या सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप या सरकार का संघीय स्वरूप? देखो, समाजवादी एकात्मक स्वरूप है ना। एक सेकंड, मैं दोनों को बांट रहा हूं, ठीक है, समझाना है भाई। देखो, क्या लोकतांत्रिक स्वरूप? लोकतांत्रिक मतलब हम लोग यहाँ पर आपस में मिल बांट के लड़ाई झगड़ा करके रहते हैं ना, डेली लड़ाई करते हैं, फिर भी हम लोग बड़े प्रेम से, मतलब ये कह सकते हैं कि भारत बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता है जी। भैया लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के ऊपर, जनता के द्वारा शासन। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम लोग जानबूझ के बढ़वा रहे हैं, बोल के आते हैं ना हम लोग जाकर पेट्रोल दाम बढ़ा दो। जनता के ऊपर, जनता के द्वारा शासन है ना, इसलिए हम लोग बढ़वा रहे हैं इसको। ठीक है, संघीय रूप बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन है सरकार का संघीय रूप, है ना। जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, ये संघ है, मतलब ध्यान रखिएगा, दो महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? एक है शक्तियों का विभाजन, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये संघीय रूप का एक हमारे पास में क्या बोल सकते हैं इसको, एक रूप है ना, संघीय रूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? भैया बहुत से लोग मौलिक अधिकार रट रहे थे, तो सरकार ने कहा यार कि तुम्हारे पास कुछ अधिकार हैं तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, है ना। तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। भैया बहुत से तीरंदाज थे, सरदार स्वर्ण सिंह हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिल करके बोला यार कुछ ना कुछ तो आपके पास मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, आपकी ड्यूटीज होनी चाहिए। तो ड्यूटी की शामिल की गई थी 76 में ड्यूटी शामिल किए गए थे। ठीक है, लखनऊ में एक चौराहा है 1076 उसे बोलते हैं, 1090 चौराहा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 76 लखनऊ के चौराहे में जो है वो आपकी ड्यूटी का मतलब है, आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको जो है वो शामिल किया गया था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे नीचे एक क्वेश्चन और है, कह रहा है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या, ये अभी बेकार है, अभी इसको मत करो क्योंकि अभी साइड चेंज होने वाला है। तो ठीक है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे 50 तक कर लेंगे, तभी सारी चीजें कर लेंगे कि क्या है, कैसे है, 8 है, 7 है, 9 है, क्या चीज डिसाइड करती है, कौन डिसाइड करता है, क्यों संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाते हैं, सारी बात हम लोग करेंगे, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पास में 28 दे रखा है, बोल रहे हैं भारतीय संविधान लागू हुआ था। भैया भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप देखो, मस्त प्रश्न है। 26 जनवरी 15 अगस्त तो होगा नहीं, 26 नवंबर। हाँ जी, अब देखो 1952 बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गया है। अब इन दोनों में हम कंफ्यूज हो हैं, दो के दोनों ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा मतलब
एग्जामिनर भी थोड़ा चालाक हो गया है, अगर वो पूछता भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आप बड़े आराम से आंसर कर देते 26 नवंबर। अगर वो पूछता कि कुछ अनुच्छेद, क्या पूछता, कुछ अनुच्छेद हम लोगों ने कब अंगीकार किए, तो आप बोलते 26 नवंबर। लेकिन आपने पूछा भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो आपका सीधा होना चाहिए क्या, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ अनुच्छेद तो हम लोगों ने अंगीकार पहले कर लिए थे, लेकिन पूर्णतः जो है वो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग इस दिन जो है वो मनाते आ रहे हैं तब से गणतंत्र दिवस। थोड़ा सा ब्लरी सा है ना, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा भारतीय संविधान अपनाया गया था, अबे वही तो क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान 26 जनवरी को अपना लिया गया था, ठीक है। जनमत संग्रह तथा उपक्रमण, मैं इसको लिख दे रहा हूं, लिखा है जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। कब कराया जाता है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में या स्विट्जरलैंड में। जनमत संग्रह मतलब लोगों से पूछी जाती है उनकी राय। क्या पूछी जाती है भैया, लोगों से पूछी जाती है उनकी राय कि भैया आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। जब लोगों से उनकी राय पूछी जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जनमत संग्रह, ठीक है। देखो पता है भारत के संदर्भ में भी एक बार ऐसा हुआ था कि कहा गया था कि आप जो है वो जनमत संग्रह करा लें। किस मामले में, पाकिस्तान के मामले में बोला गया जनमत संग्रह कराओ यार। जो लोग कहेंगे भाई होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बिल्कुल नहीं, भारतीय जो क्षेत्र है वो कश्मीर हमारा है और हम इसको लेकर के रहेंगे। जनमत संग्रह होता है वैसे हमारे स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारे संविधान के इतिहास में 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आ जाओ, इस दिन हम लोगों ने संविधान को अंगीकार किया था, ठीक है। वे पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ नहीं ली थी, तो 26 जनवरी को ले लिया था हम लोगों ने, है ना। इस दिन भारत का गणतंत्र बना था, बिल्कुल नहीं बना था, ये बना था 26 जनवरी को। क्यों, क्योंकि हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी हैं राष्ट्रपति महोदय, हम लोगों ने 26 जनवरी को उनको चूज किया था, इलेक्ट किया था, इस वजह से उस दिन से हमारा गणराज्य कहा जाएगा, है ना। इस दिन संविधान में पहला संशोधन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन होगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इस दिन हमने जो है वो अपने संविधान को अंगीकार कर लिया था। आगे, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। वैध प्रभुसत्ता निहित है भैया, प्रभुसत्ता का मतलब जो अपने आप में सारे फैसले, संप्रभु हो, यानी अपने आप में सारे फैसले जो है वो ले सके, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैध प्रभुसत्ता जो है वो निहित है। हमारे यहाँ भैया न्यायपालिका से ऊपर भी एक न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है। अगर ये ज्यादा बवाल करते हैं तो न्यायपालिका इनको पकड़ लेती कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। न्यायपालिका के सीजेआई है ना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर ये बवाल करते हैं तो राष्ट्रपति महाभियोग चलवा देते हैं कि भैया लो तुम जाओ यहाँ से। मंत्रिमंडल के ऊपर राष्ट्रपति, न्यायपालिका सभी लोग हैं, बट संविधान एक ऐसा है जिसमें जो लिखा है वो लिखा है। हालांकि इसको क्या कहते हैं, संशोधित कर दिया जाता है, पर ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन क्या मानेंगे भैया, संविधान मानेंगे कि संविधान जो है वो हमारे क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या वैध संप्रभु है, वैध है। ओके, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। समग्र, अब यहाँ पे आपको नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है, समग्र रूप से पूरी तरीके से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ओके, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्देशित होता है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो उन्होंने अगर किसी को सेलेक्ट कर लिया, या हमारे राष्ट्रपति ने जो है किसी को कुछ कह दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि भैया देखो, शक्तियों का पृथक्करण बिल्कुल नहीं। ये तो तब होता ना कि कुछ पावर राष्ट्रपति के पास है, कुछ पावर सीनेट के पास है, ठीक है। नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत हो सकता है। विधि का उचित प्रक्रिया, जी नहीं, विधि की उचित प्रक्रिया, कानून थोड़ा ना बना रहे विधि की उचित प्रक्रिया होगी। विधि का नियम, जी नहीं, यही होगा क्या हमारा, ये सही है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, है ना, कि सारी चीजें वैध बनी रहे, सब कुछ एकदम सही से सिरे से चलता रहे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा अधिनियम। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है, बोल रहा है सर्वाधिक गंभीर। अब यार सर्वाधिक गंभीर का मतलब ये है
कि सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से उठाए गए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे ज्यादा अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए गए हैं, बाकी सब जगह से तो कुछ ना कुछ लिया ही गया है, बट सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहां से उठाए गए? हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाए गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेटा जब हम लोगों ने संविधान अपना बनाया था तो लगभग हम लोगों ने अपना संविधान इतने में जो है वो रेडी कर लिया था, पूरा बना करके अपने द्वारा बनाया गया संविधान था। इसलिए लगभग जो सारी वैल्यूज हैं, जो सारे चीजें हैं, वो हम लोगों ने कहां से उठाई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से उठाई है। अगला, भारत की संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो भैया B.R. अम्बेडकर जी तो क्या थे? हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुआ करते थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए थे, है ना, ठीक है, या क्या कहते हैं, अध्यक्ष मान सकते हो इनको, ठीक है। B.N. राव या के.एम. मुंशी, दो ही ऑप्शन आपके पास बचे। याद कीजिएगा, मैंने आपको किसी के बारे में बताया था, कुछ तो आपको मैंने किसी के बारे में बताया था कि इन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, इन्होंने बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है, और भी देशों का क्या किया? इन्होंने संवैधानिक सलाहकार के पद को सुशोभित किया है। यानी B.N. राव जी, इन्होंने क्या किया है? अपने भारत देश के साथ साथ अन्य देशों के संवैधानिक सलाहकार के भी पद को सुशोभित किया है। ओके, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति, है ना भैया। देखो संघीय शक्ति समिति, अब बताओ संघ में कौन होता है? क्या हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या हमारे गृह मंत्री होते हैं? इनमें से कौन होंगे संघीय शक्ति समिति? बहुत ध्यान समझिएगा, ये हम लोगों ने जब बात करी थी ना इसके बारे में, तो मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सारे संघ की शक्ति इन्हीं के पास होती है। प्रधानमंत्री के पास ही सारे संघ की शक्ति होती है। तो संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है वो अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगला, शासन की संघीय प्रणाली, भाई साहब शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी, है ना। शासन की संघीय प्रणाली मतलब संघ शक्ति, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि संघ शक्ति जो है वो इनमें से कहां से ली गई थी? बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था 1857, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यहां से लिया गया था, है ना। बहुत बिल्कुल से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब समझिए 1858 में क्या था, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि अंग्रेजों ने अपने लिए, अपने फायदे के लिए बनाया था बेसिकली, बट उसको हम लोगों ने अपने तरीके से यूज किया और हम लोग ये समझ गए हाउ टू यूज इट, इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं। एंड देन 1858 वाले से उठा करके हम लोगों ने क्या ले लिया था? संघीय प्रणाली को उठा करके हम लोगों ने चेप दिया अपने संविधान में, है जी। हमें अपना फायदा दिखता है, बस बात खत्म हो गई। निम्नलिखित में से किस देश के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? यार लोगों से पूछा जाता है, जनमत संग्रह होता है। याद करो, अभी हम लोगों ने बात करी थी स्विट्जरलैंड की, करी थी कि नहीं करी थी? यहाँ पे क्या होता है? जनमत संग्रह होता है। जाहिर सी बात है, जनमत संग्रह होगा तो इसका मतलब लोगों से पूछा जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड, यार देखो जनसंख्या भी तो कम है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है नहीं, तो पूछ सकते हैं हमारे यहाँ संशोधन करा लो लोगों से पूछ के, है। 50 साल तुम गिनते रह जाओगे संशोधन, एक व्यक्ति 10-10 संशोधन भेज देगा भाई, है जी, समझ रहे हो। तो इसलिए हमारे यहाँ नहीं पूछा जा सकता, जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार का मतलब किस बेस पर जो है भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? बेस मतलब आयोग पूछ रहा है। जैसे हम लोगों ने बात करा था ना बेटा, एक आया था हमारा क्रिप्स मिशन आया था, एक आया था हमारा कैबिनेट मिशन आया था, है ना। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारा सारा काम हो गया था। यानी कैबिनेट मिशन 1946 में जो हमारा मिशन आया था, इसी के तहत भारत की जो संविधान सभा है, इन्होंने अपना वारा न्यारा करवा लिया था। ओके, आ जाओ 43 कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, निजाम पता है बोला था भैया मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा, मैं आजाद रहूंगा। त्रावणकोर थे, निजाम भाई साहब थे, कश्मीर था, है, ये सारे क्या कहते हैं हुआ करते थे। तो हमारे वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई थाने जिंदा रहना है कि ना रहना है, भाई जिंदा तुम्हें रहना है नहीं रहना है, अगर जिंदा रहना है तो भारत में शामिल होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है भैया अनु ने तो बिल्कुल नहीं किया, बातचीत शुरू में हुई थी बाद में ना हुई। अब दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप सैनिक कार्रवाई करवा लो, है ना,
एक तो आप क्या करवा लो, सैनिक कार्रवाई करवा लो, और एक क्या करवा लो आप यहाँ पर, एक यहां पर आप क्या करा लो, ऑपरेशन पोलो करा लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुलिस कार्रवाई किसके जरिए, पुलिस कार्रवाई, इसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन पोलो। पोलो खेलते हुए गए वल्लभ भाई पटेल, कांड कर दिया इनका इन्होंने, है जी, क्या है, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, प्राधिकार मतलब संविधान को अधिकार मिल गया है, जैसे संविधान की बुक में कहा है कि भैया आपको ये अधिकार है, कहां से प्राप्त होते हैं अधिकार, इस चीज को पूछ रहे हैं भैया। क्या स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्या समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान, कि भारत की जनता, की राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय। मतलब जो हमारा संविधान है इसने अपना जो है वो क्या कहते हैं सर्वोच्चता प्राप्त की। फिर से हम लोग एक बार प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। अब बात क्या आ रही, अरे यार संविधान तो भारत के लोगों ने लिखा है, सही बताना, जब क्या कोई लिखने नहीं गया था। ठीक है, तो क्या है, भारत की जनता से संविधान की वैलिडिटी, बोलते ना संविधान की वैलिडिटी कहां से, तो भारत की जनता से संविधान की वैलिडिटी है। आ जाओ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अबे आजा भाई, हाँ, निम्नलिखित में से देश के सबसे बड़ा कानून कौन सा है, क्या भारतीय दंड संहिता है, कि भारतीय संविधान है, कि सिविल प्रक्रिया संहिता है, क्या आपराधिक भैया हम पढ़ रहे हैं क्या संविधान, तो क्या हो जाएगा भारतीय संविधान। सबसे बड़ी हमारी जो दंड, सबसे बड़ा कानून, दंड प्रक्रिया नहीं, सबसे बड़ा कानून क्या है, तो भारतीय संविधान। इतना कानून, इसमें इतना कानून है कि बोलते हैं ना इसे कोई अंधा कानून है, बड़ी जिंदा कानून है। हाँ जी, ओके, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, दोष मतलब कमी, संघीय शासन व्यवस्था की एक कमी है। अच्छा, कमी का मतलब क्या है, कि भैया जो मतलब हमारा एक, बोल सकते हो कि ये मान लो यूपी है और ये है हमारा पूरा इंडिया, है ना। प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो यूपी में कोई ए गवर्नमेंट है और पूरे इंडिया को चला रही है कोई बी गवर्नमेंट। ठीक है, अब बी ने पैसे भेजे ए को, या यूपी को पैसे भेजे, यूपी गवर्नमेंट ने कहा तुम लोगों ने संघ में हमको वोट नहीं किया, अब मैं ये पैसे खा जाऊंगा, मैं इस पैसे को लगाऊंगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये क्या करेगा, अपने ही देश को या अपने ही राज्य क्षेत्र को, है ना, क्या मान लेगा कि भैया ये इसका घर है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, या जस्ट उल्टा कर लो भाई, हो सकता है यूपी गवर्नमेंट कुछ कहे कि भैया हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका सोल्यूशन निकालो, हमारे यहाँ प्रॉब्लम चली, सोल्यूशन निकालो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहे, अच्छा तुम्हारे यहाँ के लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, मैं क्यों सोल्यूशन निकालूं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पृथकता का खतरा, लोग सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग सोचने लगते हैं, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर, हमारा, ये सोचने लग जाते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इससे में आती है पृथककरण का खतरा। सॉरी, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। मंत्रिमंडल यानी जो हमारे मंत्री लोग हैं, है ना, ये हमारे किस देश के देन है, बताइए। देखो जाहिर सी बात है, आप लोगों ने ये चीज सुनी भी होगी कि जब भारत में अंग्रेज बहुत ज्यादा शासन कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ से गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में उन्होंने जीत करके क्या लिया था, मंत्री पद लिया था, है ना, या मंत्री वहां पे ब्रिटेन में चले गए थे। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की देन है, बहुत पुरानी देन है, अच्छी है। ठीक है, ओके। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। सरकार की क्या संघीय प्रणाली में है, कि संसदीय प्रणाली में है, कि राष्ट्रपति प्रणाली में, एकात्मक प्रणाली में। देखो यार जाहिर सी बात है, एकात्मक नाम से पता चल रहा है यार, एकात्मक है, क्या इसमें दो चीजें हो सकती हैं भाई, राष्ट्रपति कहाँ क्या कहते हैं, एकात्मक प्रणाली, इन सब में कहाँ हो सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी संघीय प्रणाली है इसमें डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हो द्विसदन होना चाहिए, डुअल चीजें होनी चाहिए, क्योंकि संघ है। ठीक है, संघ देखो दो लोग होते हैं ना साथ में, तभी तो बोलते हैं, गाना है ना, हम साथ साथ हैं,
तो यार जब दो लोग होंगे तभी तो साथ में होंगे। और कुछ गांव में बोलते हैं ना, इनके संग चले जाओ, संग का मतलब साथ, तो साथ है तो कितने होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए यार। वैसे तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार भी है जी, जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, त्रिस्तरीय सरकार है, तो हम साथ साथ हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि अनुसार पद ग्रहण करता है। वंशानुगत मतलब जैसे मेरे बाप राजा है, मैं राजा, मेरा बेटा राजा, इसको बोलते हैं वंशानुगत। यानी इनमें से क्या कहते हैं, कौन सा एक ऐसा देश है जो पद ग्रहण करता है, ध्यान रखिएगा, तो वो है हमारा जापान। जापान में क्या होता है भैया, अगर राजा का लड़का है तो भी क्या हो जाएगा, वो भी राजा ही कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? मुझे लग रहा है खत्म हो गया। हाँ जी, ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कट कर लिए। कल बेटा हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सबसे पहली चीज तो देखेंगे क्या कहते हैं, संविधान के स्रोत, है ना, संविधान के स्रोत, एंड देन उसके बाद हम लोग संविधान के अनुच्छेद पढ़ लेंगे। 3 से 4 दिन लगेगा, पूरा संविधान हम लोग निपटा डालेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, है ना, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी में मैं आपको नेट जेआरएफ तक के लेवल की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। उसके पीछे का रीजन ये है, जीआईसी में भी ज्योग्राफी आ रही है और नेट जेआरएफ का भी पेपर आ रहा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, और 10 से 15 दिन कंटिन्यू जो है वो आपकी ज्योग्राफी चलेगी। क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व आउट करते रहेंगे, डेली का डेली जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। धन्यवाद।